एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और सो कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और अगर मान के चलिए nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए अगर हमें निकालने को पूछा जाए इंटीग्रेटेड इक्वेशन, चाहे वो रेट कांस्टेंट है, चाहे वो आप लोगों का हाफ लाइफ है, तो उन्हें कैसे कैलकुलेट करा जाता है, आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, जिसके चलते स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, और फिर उसी कंसेप्ट को लेकर के हम थर्ड ऑर्डर और फिर nth ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए समझते पहले इसमें क्या होता है कि नाउ स्टूडेंट, अगर इस रिएक्शन के लिए हम स्टडी करें तो मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट R और मान लीजिए वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है P। अगेन एक जनरल रिएक्शन, राइट, एक रिएक्टेंट R प्रोडक्ट बना रहा है P, और अगर इसके अंदर हम लोग अगर रिएक्शन लेके चले, इसका रेट लॉ अगर हम ड्रॉ करें तो स्टूडेंट अब इसका रेट लॉ बनेगा ये। एज आई टोल्ड यू कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल पावर थी, दिस इज रेट लॉ। ये याद रखिएगा, हमारा रेट लॉ है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, जिसको लेके हम डेरिवेशन करेंगे। जब हमारा ऑर्डर जीरो था स्टूडेंट, तो यहाँ पावर थी जीरो, ऑर्डर वन हुआ तो पावर हो गई वन। अब ऑर्डर है सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सपोनेंशियल पावर हो जाएगी टू। तो उसको लेते हुए स्टूडेंट्स हम लोग डिराइव करें अगर फॉर्मूला। सो नाउ स्टूडेंट, एज यू कैन सी कि रेट का फॉर्मूला, स्टूडेंट्स रेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dr बाई dt, और ये है बच्चों हमारे पास r का स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी आपका कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर है। तो काम करते हैं स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, dt को इधर ले आओ, r को आप इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस dt को स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड ले जाता है इक्वल टू के कि माइनस dt अगर हम आपका दूसरी साइड अगर आया तो क्या होगा, तो माइनस dt विल बिकम लाइक दिस। और अगेन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि जब किसी इजिकल्स टू के, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, जब कभी किसी इजिकल्स टू के दोनों तरफ हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपका dr बाई dt लिखा हुआ है। जब याद रखना इजिकल्स टू के दोनों तरफ हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कि अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट करेंगे अगर हम लोग, सो दैट विल बी माइनस के dt। अगेन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए अगेन यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस का वन अपॉन में r इजिकल्स टू में माइनस के t प्लस c, ये आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है c। ऑलराइट, तो ये आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये आपकी बन गई बच्चों स्टूडेंट्स इक्वेशन इंटीग्रेट करने के बाद। और याद रखिएगा ये जो c है, मैंने आपको समझाया था कि जब कभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, जिसकी वैल्यू गर्ल्स एंड बॉयज, जिसकी याद रखिएगा वैल्यू हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन, बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। गर्ल्स एंड बॉयज, इनिशियल कंडीशन का यहाँ पर क्या मतलब है, ध्यान सुनेगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब है दैट मींस एट टाइम t, मान लीजिए कोई रिएक्शन के दौरान कोई रैंडम टाइम अगर हम t लेके चले, तो स्टूडेंट टाइम इक्वल टू जीरो। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था कि देखिए टाइम इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि अभी आपके रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं करा। याद रखिएगा, अभी आपके रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं करा, तो याद रखिएगा एट टाइम इक्वल टू t इक्वल टू जीरो पे याद रखिएगा हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना स्टूडेंट्स रिएक्टेंट की, याद रखिएगा दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन विच इज लेफ्ट। आई रिपीट गर्ल्स एंड बॉयज, ये R जो होता है आप लोगों का, ये वो कॉन्सेंट्रेशन होता है जो t टाइम के बाद रिएक्टेंट का बचा रह जाता है। कि मान के चलो आप रिएक्शन को लेकर अगर मान के चला रिएक्शन का 1 मोल रिएक्शन रिएक्टेंट है आपके पास, आपकी रिएक्शन चली और मान के चलो रिएक्शन के 30 सेकंड्स के बाद मान के चलो अगर रिएक्टेंट के 1 मोल में से अगर 0.7 मोल बचे हुए हैं, सो जो अमाउंट बचा हुआ है आपके रिएक्टेंट का स्टूडेंट्स वो होता है आपका R, कि t टाइम पर कितना अमाउंट आपको बचा रह गया, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अगर t इक्वल टू जीरो होगा तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, यह कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट का मतलब बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। याद रखिएगा इस R नॉट को यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल अमाउंट या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलकर।
इसको आप इनिशियल अमाउंट या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो आप लोगों को वहां पे डिफाइन हो गया। तो एक काम करते हैं, दोनों वैल्यू को मान के चलिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर स्टूडेंट्स अगर मैं वैल्यू को पुट करूं, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, सो नाउ माई इक्वेशन बिकम समथिंग लाइक दिस, माइनस के मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस सी। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास सी आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में आर नॉट, माइनस का 1 अपॉन में आर नॉट, राइट। ये आपका आ गया सी। अगेन अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में गर्ल्स एंड बॉयज सी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? तो देखिए फाइनल मेरी जो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जो सारे आंसर आएंगे वो आएंगे नेगेटिव साइन के साथ। गर्ल्स एंड बॉयज वो आएंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पर आप एक चीज कॉमन कर सकते हो, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। और अगेन आप देख सकते हैं यहां से माइनस गया। सो फाइनली स्टूडेंट्स आपकी अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स ये, देखिएगा अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी ये। एंड नाउ गर्ल्स एंड बॉयज एज यू कैन सी हियर कि आपकी जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी की इक्वेशन आपकी बन चुकी है अब एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ अगर प्लॉट करें यहां पर, तो यहां पर अब ग्राफ प्लॉट होगा 1 अपॉन आर। बच्चों यहां पर 1 अपॉन आर को आप लोग आर की पावर -1 लिख सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी रेसिप्रोकल क्वांटिटी को अगर हम डायमेंशनल के वाइज लिखें तो डायमेंशन में हम इसको इनवर्स लिख सकते हैं, दैट इज आर की पावर -1। तो यहां पर आपके पास y एक्सिस पे आर की पावर -1 आएगा और अगेन आपका स्लोप इस बार पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप विल बी समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव स्लोप स्टूडेंट इस बार रखो तो पॉजिटिव स्लोप बनेगा कुछ ऐसा। और आर नॉट याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स, ये होता है आपका आर नॉट, दैट इज इंटरसेप्ट। ये है आपका स्लोप, दैट इज पॉजिटिव के। और एक्स एक्सिस याद रखिएगा गर्ल्स एंड बॉयज, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका टाइम टी, तो टाइम टी आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। तो ये आप लोगों का ग्राफ आ जाता है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो प्लीज आप लोग इस ग्राफ को और इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। प्लीज डन एवरीवन, हटा दे इसको, सबने कॉपी कर लिया आई होप। तो इसको फिलहाल एक पार्ट हटा देता हूं मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिखा जाए तो क्या क्या चीजें निकल करके आती है। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूं स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मेरी बन जाती है कुछ ऐसे, दैट विल बी KT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R माइनस 1 अपॉन में R नॉट। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है कुछ ऐसे। और नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान सुनेगा आप लोग कि स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू कि अब हम लोग क्या करने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, R होता है, हम इस R को लिखेंगे बच्चों A माइनस एक्स, और गर्ल्स एंड बॉयज सबसे मैं इस R नॉट को लिखूंगा A। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो A है ये है आप लोगों के रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट, जो कि आपकी रिएक्शन के इनिशियल कंडीशन पे, ये वाली कंडीशन पे रहता है आपका। स्टूडेंट्स याद रखना A माइनस एक्स, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखना आपसे इस A माइनस एक्स को हम लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट। याद रखिएगा इट विल रिप्रेजेंट योर अमाउंट लेफ्ट, कि आपकी रिएक्टेंट कितना अमाउंट बचा रह गया है। ऑलराइट, तो अब से याद रखना R और R नॉट को मैं स्टूडेंट अब इस फॉर्म से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट इसके अंदर आपका जो x है, आप लोगों का जो x है याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आप लोगों का अमाउंट कंज्यूम्ड एट टाइम t, कि t टाइम तक आते आते स्टूडेंट्स आपके रिएक्टेंट ने कितना अमाउंट कंज्यूम कर लिया है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है x में से। तो आप खुद सोच करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, किसी की भी रिएक्टेंट की अगर आप इनिशियल क्वांटिटी में से कितना अमाउंट कंज्यूम हो चुका है, अगर आप इन दो चीजों को माइनस कर दोगे, a में से अगर माइनस x हटा दूं मैं
तो मुझे क्या मिलेगा कि मेरा कितना रिएक्टेंट बचा रह गया, क्या मिलेगा मेरे को कि मेरा कितना रिएक्टेंट बचा रह गया। और उस बचे हुए रिएक्टेंट को यहाँ पर स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a माइनस एक्स के साथ। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a माइनस एक्स के साथ। सो अब यहाँ पे याद रखिएगा, अब इस इक्वेशन को लिए अगर मुझे k के लिए डेफिनेशन करना हो, डिफाइन करना हो फॉर्मूला, तो अब मैं r की जगह पे स्टूडेंट्स लिखूंगा a माइनस एक्स, आर नॉट की जगह पे मैं लिख दूंगा a। मतलब बेसिकली स्टूडेंट इक्वेशन सेम ही है, बस हमने टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है कि हमको पता चले चीजें कैसे बदल रही है। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचती है दैट विल बी x अपॉन में t a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय a। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का सारा कट कटा के अगर आप सॉल्व करेंगे, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। दैट 1 अपॉन t a माइनस a प्लस एक्स इक्वल टू a माइनस एक्स, ये बचेगा a से a गया, तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला बचता है स्टूडेंट वो क्या बचेगा? दैट इज x अपॉन में t टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स। याद रखना स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर। सिमिलरली अब इस रेट कांस्टेंट के साथ एक काम करते वाला पार्ट हटा देते हैं स्टूडेंट। फिलहाल आप लोगों को आई होप ये कॉपी कर लिया होगा, राइट। तो अगर मैं इसको हटाऊं, सो इसको हटा करके देखते हैं क्या क्या चीज हम और स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको बात करनी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा। सो स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिएगा, फॉर हाफ लाइफ पीरियड, गर्ल्स एंड बॉयज मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा दिया था कि एक रिएक्टेंट का, याद रखिएगा, एक रिएक्टेंट का वो टाइम पीरियड जो उसकी इनिशियल क्वांटिटी का हाफ होने में टाइम लगे। एक रिएक्टेंट है, उसके मान के चलिए आपके पास 10 मोल्स है, तो 10 मोल से 5 मोल्स तक आने में उसे जो टाइम पीरियड लगेगा उसे हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का हाफ लाइफ टाइम पीरियड, और ये होता है आपका t इक्वल टू टी हाफ। याद रखना टाइम पीरियड जो t इक्वल टू टी हाफ पे पहुंचेगा तो आप लोगों का जो अमाउंट कंज्यूम्ड है, याद रखना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट कंज्यूम जो है वो इनिशियल का 1/2 हो जाएगा। याद रखिएगा अमाउंट कंज्यूम कितना हो चुका होगा? आधा हो चुका होगा, राइट। तो एक्स की जगह पे हम लोग a/2 लिख सकते हैं। अगर आप उस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं, सो k इक्वल टू a/2 टी हाफ a, और नीचे भी क्या बचेगा आपका a/2। अगर हम नीचे वाली वैल्यू को भी माइनस करेंगे ना स्टूडेंट, यहाँ a की एक्स की जगह पर a/2 आप पुट करके माइनस भी करेंगे तो a/2 ही बचेगा आपका, राइट। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो गया, टी हाफ को आप ले आइए, k को यहाँ ले आइए, तो आप लोगों का ये रिलेशन आ गया। और अगर इस रिलेशन में आपका k क्योंकि कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स, आप इस सेम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, जब किसी इक्वेशन में से हम कांस्टेंट को उठा देते हैं तो इक्वल टू का साइन हटकर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बन जाता है, लाइक दिस। और स्टूडेंट इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं आप लोगों का रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए। तो इसको लेकर के अगर स्टूडेंट्स हमें ग्राफ प्लॉट करें, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो गर्ल्स एंड बॉयज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका जो कह लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है गर्ल्स एंड बॉयज। आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, ये से हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन का ग्राफ आपका ऐसा बनता है। तो दिस इज योर ग्राफ इन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ पीरियड का जो ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये आपकी कहानी थी स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इससे आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसी से जुड़ा हुआ स्टूडेंट्स एक और जो टॉपिक है छोटा सा जिसके बारे में पता होना चाहिए, वो सेकंड ऑर्डर का ही साथ आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज उससे पहले आपसे कॉपी कर लीजिए प्लीज। एंड एवरीवन देखिए आगे अब, सो आई होप हमने कॉपी कर लिया होगा सब लोगों ने, तो हटा देते हैं इसको, अब चलते हैं आगे। सो नाउ स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर चीज से मिलती जुलती एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के साथ ही बच्चों कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शंस आ जाती है इसके साथ, और उन एक्सेप्शनल रिएक्शंस को गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, उन एक्सेप्शनल रिएक्शंस को हम लोग बुलाते हैं आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा नाम जो शायद काफी लोगों ने सुन भी रखा होगा, स्पेशली मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने, लेकिन वही है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन आ जाती है जिसको हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट्स सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है,
नाउ स्टूडेंट इस सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि आपकी रिएक्शन होती तो सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन होता क्या है कि एक रिएक्टेंट के ज्यादा होने की वजह से, ध्यान सुनिएगा, एक रिएक्टेंट के ज्यादा होने की वजह से जो पूरी रिएक्शन जो टिकी हुई है, मतलब पूरी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ एक सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन में टिका, मतलब डिपेंड हो जाता है। कैसे होता है समझते हैं। इसको समझने के लिए स्टूडेंट छोटी सी एनालिसिस लेके चलेंगे हम लोग कि मान के चलिए आपके पास कोई दो रिएक्टेंट है, लेट से वो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, या चलो प्रोडक्ट के फॉर्म में आप ले लीजिए C+D। ऑलराइट, सो मान के चलिए स्टूडेंट इस रिएक्टेंट का एट टाइम t, एट t इक्वल टू 0, मान के चलिए इसका अमाउंट है A, इसका अमाउंट है B। t इक्वल टू 0 का मतलब है अभी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू नहीं करा। अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, मतलब है कि अभी आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0। और अगेन एट t इक्वल टू t डैश, मान लो कोई टाइम है t इक्वल टू t डैश, मान लीजिए इसका हो गया अमाउंट x अमाउंट यूज हो गया, इसका भी मान लो x अमाउंट यूज हो गया, और प्रोडक्ट भी कितना बन गया x। याद रखिएगा बच्चों, माइनस साइन इसलिए बता रखा है क्योंकि दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी विच इज कंज्यूमिंग, इतना अमाउंट आपके रिएक्टेंट में कंज्यूम हो रहा है, जितना अमाउंट आपका कंज्यूम होगा रिएक्शन के अंदर तो उसको हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फाइन, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ फाइनल कैलकुलेशन करें तो इसका आपका अमाउंट बचेगा a माइनस एक्स, दैट इज अगर मैं यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t अगर हम लिखें यहाँ पर, इसका बचेगा a माइनस एक्स, इसका बचेगा b माइनस एक्स, ये बचेगा x, ये बचेगा x। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न। अगर किसी रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि किसी भी रिएक्शन की अगर स्पीड निकालनी है तो हमें स्ट्रेट अवे खाली रिएक्टेंट पे फोकस करना होगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसी चेंजेस से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सो अब स्कोर लेते हुए स्टूडेंट्स अगर आप रेट डिफाइन करोगे तो दैट विल बी a माइनस एक्स एंड योर b माइनस एक्स। रिएक्टेंट A, क्योंकि दोनों और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो दो रिएक्टेंट होंगे A और B, तो A पे भी पावर होगी, B पे भी पावर होगी, तो A माइनस एक्स, B माइनस एक्स दोनों आएंगे इस बार। तो अगेन स्टूडेंट सेम मेथड, जो मैंने मेथड अभी सॉल्व किया था स्टूडेंट रेट कांस्टेंट के लिए, उसी मेथड को यूज करके आप लोग यहाँ पर इस कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं, राइट। कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका आंसर कैसा आया, कि अगर आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो किस तरीके से इंटीग्रेटेड इक्वेशन फाइनल इसकी डिराइव होगी। फिलहाल मैं आपको इसका फाइनल आंसर दे देता हूं कि अगर आप ये रिएक्टेंट्स लेके चल रहे हो तो फाइनल आपका जो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखेगा वो बनेगा आप लोगों का स्टूडेंट्स के इक्वल टू 2.303 अपॉन में t a माइनस बी लॉग बेस 10 a माइनस एक्स इक्वल टू a b माइनस एक्स। इंटीग्रेट करके देखिएगा और देखिएगा आपका आंसर मेरा आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। तो बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा अगर दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेके चले लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स हो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ से आपका एक्चुअल कंसेप्ट स्टार्ट होता है, तो वही डेरिवेशन वाला पार्ट था जो सेकंड ऑर्डर के लिए करना था। अब यहाँ से कंसेप्ट बच्चों ये स्टार्ट होता है कि मान के चलिए यहाँ पर आपका इन दोनों में से स्टूडेंट, अब इन दोनों में से मान के चलो आपका रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी है, एक ही ज्यादा क्वांटिटी है बी से, और एक ही इतनी ज्यादा क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की अगर इस रिएक्शन को देखा जाए, लॉजिकली सोचा जाए स्टूडेंट्स रिएक्शन में, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि ए और बी, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में ए और बी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि एक रिएक्टेंट के एक्सेस होने की वजह से कि अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान सुनिएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अगर हम बी के कंपैरिजन में कैलकुलेट करूंगा तो वो ना के बराबर आएगा, क्योंकि उसकी ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत यूज भी हो गई तो वो नेग्लिजिबल ही रहेगी अगर मैं उसको बी से कंपेयर करूं। किससे कंपेयर करूं? बी से कंपेयर करूं। तो याद रखना यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार कुछ ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है जहां पर आपके दो रिएक्टेंट्स तो होते हैं, बट दो रिएक्टेंट्स होने के बावजूद आपका वहां पर एक रिएक्टेंट ज्यादा होने की वजह से दूसरे वाले की कॉन्सेंट्रेशन पे पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है। जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड होना बंद कर देती है। ध्यान सुनिएगा, जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसके ऊपर आपकी रिएक्शन डिपेंड होना बंद कर देती है। उस रिएक्शन की जो स्पीड है उस एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं रह पाती। वो कैसे डिपेंड नहीं रह पाती, वो उससे हमको भी फॉर्मूला से पता चलेगा कि क्यों डिपेंड नहीं रह पाती। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स की कई बार कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के कि रिएक्शन आपको देखने में, ध्यान सुनेगा, कि रिएक्शन आपको देखने में तो लगेगी सेकंड ऑर्डर, बट एक्चुअल में फॉलो कर रही होगी कैसी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, एक्चुअल में फॉलो कर रही होगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। और ऐसे ही रिएक्शंस को याद रखना स्टूडेंट्स हम लोग बुलाते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इनकी कंडीशंस होती है, राइट। सो अगेन वही वाली बात है, इफ reactant A is present in excess amount
कि मान लीजिए रिएक्टेंट ए अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, देन आप लोगों का स्टूडेंट्स जो ए माइनस बी है, क्योंकि ए इतना ज्यादा है कि बी को माइनस बी करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ए हो जाएगा, ना के बराबर इफेक्ट होगा। और आपका यहाँ पे जो न्यूमरेटर में ए माइनस एक्स है, ये भी आपका जो अप्रोक्सीमेटली होगा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर याद रखना ए का एक्सेस होने की वजह से क्या हुआ गर्ल्स एंड बॉयज, ए का एक्सेस होने की वजह से क्या हुआ, आपकी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट ए के बराबर आ गई। मतलब कि इनमें ए इतना ज्यादा प्रेजेंट है, ए की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि चाहे तुम इसमें से बी को माइनस करो चाहे इसमें से एक्स को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी कॉन्सेंट्रेशन में। याद रखना इन दो कंक्लूजन का ये मतलब है कि आप इस ए में से बी को माइनस करिए चाहे इस ए में से आप अमाउंट कंज्यूम को माइनस करिए, ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है इनिशियल कि अगर आप माइनस ही करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट वो सेम ही रहेगा। जिसकी वजह से स्टूडेंट अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी स्टूडेंट्स आप लोगों की कुछ ऐसी, t टाइम्स ऑफ a log b अपॉन में b माइनस एक्स। ये देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू से इक्वेशन पुट करें तो a माइनस b माइनस a बचेगा, a माइनस a जगह पर आप a पुट करोगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन आपकी बचेगी b अपॉन में b माइनस एक्स। नाउ एज यू कैन सी दैट these equations show the dependency of rate constant on the concentration of reactant B। रिएक्टेंट बी के साथ अब इसकी यहां पे देख सकते हैं कि देखो ए कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ए ऑलमोस्ट सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसी कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड अगर आप सेम लेके चले, फिक्स लेके चले तो ये पूरा कांस्टेंट है बेसिकली। और अब इस इक्वेशन में बच्चों रेट कांस्टेंट कहने की डिपेंड कर रहा है सिर्फ बी, आपके सिर्फ बी रिएक्टेंट पे। तो स्टूडेंट्स आप लॉजिक सोचिए यहाँ पे क्या कि जो रिलेशन है यहाँ पर, जो हम चीज समझना चाह रहे हैं वो चीज क्या समझना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि रिएक्शन में दो रिएक्टेंट थे। ध्यान सुनेगा, फिर से एक समरी के फॉर्म में आपको समझा रहा हूं कि रिएक्शन में दो रिएक्टेंट थे, लेकिन एक रिएक्टेंट के एक्सेस होने की वजह से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन में वो ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में यूज हो रहा है वो, और नेग्लिजिबल अमाउंट में होने की वजह से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, इस रिएक्शन का जो रेट है बच्चों, वो डिपेंड करेगा सिर्फ दूसरे बी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज बी अपॉन में बी माइनस एक्स। और इसी मैथमेटिकल प्रूफ से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कायदे से दिख रही है तो कैसी, सेकंड ऑर्डर। ए और बी को मिलाओगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में कैसी है बच्चों ये रिएक्शन फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ऐसी रिएक्शन जो दिखने में सेकंड ऑर्डर लगे पर फॉलो करे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम लोग बुलाते हैं आपका सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखिएगा, सच रिएक्शंस follows first order kinetics even though it is a second order reaction. It is a second order reaction. Then such a reaction is called pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको बुलाते हैं बच्चों हम आप लोगों का सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या कहानी है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है, तो वो आप लोगों को स्टूडेंट यहां से पता होना चाहिए था। ऐसी रिएक्शन का स्टूडेंट एक छोटा सा मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, और इसका स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। गर्ल्स एंड बॉयज, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर स्टूडेंट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ मिलता है अल्कोहल। वी हैव एन एसिड एंड एन अल्कोहल। ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, राइट। तो यहां पर हमारे पास ईस्टर पानी डालेंगे,
आपका हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ तक ना ये रिएक्शन जनरली एसिडिक मीडियम में कराई जाती है। सो नाउ स्टूडेंट, अब होता क्या है रिएक्शन के अंदर की ईस्टर कंपैरिजन में वाटर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो ना के बराबर यूज होता है। या तो उसको कह लो ना के बराबर, या ये मान के चलो बच्चों इस पानी इस रिएक्शन के अंदर आपका वाटर इन कंपैरिजन ऑफ ईस्टर बहुत एक्सेस क्वांटिटी में होता है। किस क्वांटिटी में होता है? एक्सेस क्वांटिटी में होता है। कुछ ऐसी सी ही कहानी देखो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी आपको कि रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट इतना ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में है कि ये ऑलमोस्ट कितना यूज होगा? नेग्लिजिबल। क्या होगा? ऑलमोस्ट कंज्यूम इन नेग्लिजिबल अमाउंट, कंज्यूम्ड इन नेग्लिजिबल अमाउंट, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का जो काइनेटिक्स होता है स्टूडेंट्स, वो वाटर के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ईस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कायदे से क्या होना चाहिए, अगर रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है ये और ये, तो दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था, लेकिन अगेन इसकी क्वांटिटी ज्यादा फर्क नहीं डालता कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ईस्टर की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखिएगा सूडो मतलब होता है बच्चों फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब है स्टूडेंट ऐसी रिएक्शन जो दिखने में लगे सेकंड ऑर्डर बट फॉलो करे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, इसको बोलते हैं हम लोग आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप लोग प्लीज कॉपी कर लीजिएगा इसको आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल कांसेप्ट ऑफ योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फाइन, तो प्लीज कॉपी कर लीजिए। डन एवरीवन, हटा दे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखिएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनती है, इसका रिलेशन है बच्चों दोनों का, याद रखना। तो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। Other than that, now student next part we have here is your थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए जल्दी से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन का क्या रिलेशन आता है वो समझते हैं हम लोग, और फिर आपके इस लेक्चर को सम अप कर देंगे हम लोग आज। फाइन, सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर नाउ इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान रखिएगा आप लोग, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कहानी भी बच्चों सेम है। देखिए कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस आप लोग इंटीग्रेशन बदलते रहिए, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बदलता रहेगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब अगेन यहां पर मान के चलिए रिएक्टेंट है आर, प्रोडक्ट है मान के चलिए पी, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इसका रिएक्टेंट का आप रेट लॉ बनाएंगे बच्चों, तो रेट लॉ बनेगा इसका पावर 3। क्या बनेगा बच्चों? पावर 3। फाइन, और अब अगेन इस पावर 3 को स्टूडेंट्स याद रखना हम लोग, क्योंकि ये होता है अमाउंट लेफ्ट। तो उसको मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसको मैं डायरेक्टली बच्चों, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ? a माइनस एक्स की पावर क्यूब। इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं a माइनस एक्स की पावर क्यूब। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू सॉरी के टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर इस बार 3 है तो एक्सपोनेंशियल पावर 3 पुट करेंगे हम लोग। सेकंड ऑर्डर में 2 था। अगेन आफ्टर इंटीग्रेशन बच्चों याद रखना, यहां पर आपका सब कुछ कर आने के बाद आफ्टर इंटीग्रेशन, सारे स्टेप मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि सारे स्टेप ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जैसे 0 में था, फर्स्ट ऑर्डर में था, सेकंड ऑर्डर में था, थर्ड में भी सेम रहेगा। सो आफ्टर इंटीग्रेशन बच्चों हमको जो फाइनल यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ना बच्चों, वो बचेगा आप लोगों का 1/2, 1/में a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में a माइनस का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला बचता है। करके देखिएगा आप लोग, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका इंटीग्रेशन करके ये आया कि नहीं आया। करके देखिएगा, प्रैक्टिस के तौर पर पता चलेगा आपको। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद आप लोग अगर बच्चों उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं आप लोग स्टूडेंट, तो ये आपका स्टूडेंट्स ये आपका बन जाता है, ये बनेगा स्टूडेंट्स आप लोगों का x 2a माइनस एक्स अपॉन में t 2a का स्क्वायर और ब्रैकेट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो गर्ल्स एंड बॉयज ये आप लोगों का फॉर्मूला देता है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए कहानी सारी सेम है, लगभग आप इक्वेशन देख सकते हैं कि चीजें कैसे बदल रही है। तो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा, और अगर आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टूडेंट, अगर आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ भी अगर आप पुट करेंगे ना, तो ग्राफ में क्या होगा कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि इंटीग्रेशन के अंदर ही अगेन आपका आएगा बच्चों, तो वहां पर आपका अगेन जो ग्राफ बनेगा वो t वर्सेस आपका जो r होता था। अगर आप लोगों को याद हो सेकंड ऑर्डर में बच्चों r की पावर होगी थी -1, लेकिन अगर आप थर्ड ऑर्डर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो पावर इसकी आएगी वो आएगी -2, और अगेन स्लोप विल बी रिमेन पॉजिटिव। अगेन सब कुछ सेम रहेगा, ऑलराइट, सब कुछ सेम रहेगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, और जो इंटरसेप्ट आएगा इस बार वो कितना आएगा आप लोगों का, वो आएगा बच्चों आप लोगों का 1/r0 का स्क्वायर। करिएगा कैलकुलेट, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप इससे भी कैलकुलेट रिलेट कर सकते हैं इस चीज को कि आपको कौन वो क्या बनेगा वगैरह वगैरह, तो आप पता कर सकते हैं वहां पे। और इस बार जो स्लोप बनेगा वो 2k बनेगा बच्चों, जो स्लोप बनेगा वो 2k बनेगा इस बार।
टी वर्सेस स्लोप बनेगा 2k, राइट। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाता है। और अगेन सिमिलरली आप थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालते हैं। फॉर हाफ लाइफ एट टाइम टी हाफ, अगेन आपका स्टूडेंट जो एक्स होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो आपका क्या बन जाएगा, ए अपॉन में 2। अगर आप इस ए अपॉन को 2 को यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो सारी वैल्यू कट कटा के, याद रखना स्टूडेंट, सारी वैल्यू आपकी जो कट कटा के बचेगा फाइनल 3/2 के ए स्क्वायर। और इस बार अगेन आप इनवर्स रिलेशन का ए स्क्वायर से रिलेशन आ रहा है तो ग्राफ ऑलमोस्ट सेम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कर्व ज्यादा आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंस। कर्व थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, बाकी सब चीज ऑलमोस्ट सेम रहेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, राइट। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स अ रेट कांस्टेंट। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइनली बात करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मान के चलिए nth ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे फॉर्मुलेस कैसे निकलते हैं। तो चलिए अब हटा देता हूं वाला पार्ट गर्ल्स बॉयज आप लोगों के लिए, और अब nth ऑर्डर के लिए बात करते हैं कि nth ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है। तो देखिए स्टेप सारे सेम है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि स्टेप्स विल रिमेन सेम। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को निकालना दैट विल बी अगेन रिमेन सेम। तो सारे स्टेप्स अगर हम ओवरऑल देखें स्टूडेंट तो वो सेम रहेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या हमारे पास चीजें मिल सकती है, जनरलाइज करके अगर लिखा जाए तो अगेन वहां पे सेम चीज, रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट बनाएगा, याद रखिएगा इनिशियल टाइम, यानी कि याद रखना एट टी इक्वल टू 0 इसका अमाउंट होगा कितना, ए, ये 0। एट टाइम टी, एट सम टाइम टी डैश, मान लो कोई रिएक्शन को टी टाइम में टी डैश, ये बचेगा आपका a माइनस एक्स, ये बचेगा आपका बनेगा x। याद रखिएगा अगेन ये आप लोगों का है अमाउंट लेफ्ट, अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है अमाउंट लेफ्ट, जिसको अभी तक हम लोग r से रिप्रेजेंट करते थे उसको मैं a माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सारी वैल्यू को पुट कर करा के अगर आप यहाँ पे रेट कांस्टेंट का बच्चों फॉर्मूला निकालेंगे तो ये बनेगा बच्चों आप लोगों का t की पावर -1 की पावर t ब्रैकेट a माइनस एक्स की पावर n-1 ब्रैकेट में n-1, मतलब इसकी पावर n-1। और साथ ही याद रखिएगा आप लोग यहां पर जो आपका n होना चाहिए ना स्टूडेंट, वो याद रखना कंडीशन है यहाँ पे बच्चों कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बाद जितने भी ऑर्डर आएंगे चाहे वो फ्रैक्शन में हो ना हो, उनके लिए फॉर्मुला सेटिस्फाइड है कि n यहाँ पर आपको 2 से बड़ा होना चाहिए। ये बच्चों फॉर्मुला होता है आपका फॉर रेट कांस्टेंट एंड फॉर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होती है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, इट विल बी, जो आपकी हाफ लाइफ होगी बच्चों वो होगी आपकी n-1 की पावर k, a की पावर n-1 और 2 की पावर n-1 की पावर n-1। बच्चों अगेन यहाँ पे याद रखिएगा हेयर आपका जो n है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। आप लोग इवन चाहे तो यहाँ पे आप 3 पुट करके सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास ये रिलेशंस आएंगे जो हमने यहाँ पे डिराइव करे। तो ये आप लोगों का जनरलाइज फॉर्मूला हो जाता है किसका, फॉर योर हाफ लाइफ पीरियड फॉर योर nth ऑर्डर रिएक्शन। यार याद रखना यहाँ पर आपका जो रेट कांस्टेंट आता है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग kn बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, kn, यानी nth ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट आएगा दैट विल बी द kn। तो वो आप n पुट कर दीजिएगा तो आपको nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर और उसका रेट कांस्टेंट दोनों मिल जाएंगे। तो यही कहानी है स्टूडेंट्स आप लोगों के इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के बारे में। एंड फॉर्मुलास पे कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर लोग न्यूमेरिकल अलग से डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस और nth ऑर्डर के लिए जनरलाइज फॉर्मुला क्या निकला ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो आप लोग इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स से शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने वीडियो लेक्चर को लिंक लाइक करना ना भूलें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय।